हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। और आज की इस यूरेका क्लासेज के अंदर जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक आपको दिख ही रहा है, ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन से पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर वाले के अंदर एक चलता है कॉन्सेप्ट सेंट्रल डोग्मा, और वो सेंट्रल डोग्मा किसके द्वारा दिया गया है? फ्रांसीसी क्रिक द्वारा दिया गया है। और वो सेंट्रल डोग्मा क्या बोलता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनका जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब वो ये समझाना चाह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से चलती है एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए से जाती है प्रोटीन के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, जो कि देने वाले साइंटिस्ट थे हमारे फ्रांसीसी क्रिक साहब। तो वहां उस सेंट्रल डोग्मा के अंदर अपन ने पहले डिस्कशन ये भी कर रखा है कि जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आज की क्लास के अंदर अपन देखने जा रहे हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक के अंदर यही देखा है, अपन इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमसे कोई पूछ ले कि क्या होता है ट्रांसलेशन, या तो अपन इसको ट्रांसलेशन बोल सकते हैं या फिर इसको प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इट कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई है। अब देखो दिक्कत इस टॉपिक के अंदर कैसे रहती है। ये जो टॉपिक है ये अपने एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से बना रखा है, और एग्जाम के अंदर अपन इस टॉपिक के साथ में डील करते हैं तो अपने को लगता है कि इसको किस हिसाब से लिखा जाए, किस हिसाब से डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखा जाए। तो आज की पूरी क्लास के अंदर अपन यही देखने वाले हैं कि लैंग्वेज में अपने को जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होने वाली है उसके अंदर मेन जो पॉइंट है वो कौन से है, और डायग्राम भी बनाने हैं तो सिंपल तरीके से अपन डायग्राम को कैसे यहां पे बनाने वाले हैं। और ये सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है, मतलब बीएससी एमएससी के अंदर भी अपना चलता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक चलता है। कहने को वहां पे लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस ज्यादा लेवल तो होता है वो तो, लेकिन उस ज्यादा लेवल के अंदर अपन क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बना देते हैं उस टॉपिक की, और अपने को जो सिंपल बातें होती है वो भी नहीं समझ में आती है। कई बार स्टूडेंट्स से ये पूछते हैं कि ट्रांसलेशन होता क्या है। अब उन्होंने अच्छे खासे नोट्स बना रखे, बिल्कुल कलर्ड पेन का इस्तेमाल करके सारे नोट्स बना रखे हैं। जब उनसे इतनी छोटी सी बात पूछ ली जाती है कि ट्रांसलेशन क्या होता है तो उसका जवाब देने में वो थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। तो अपन यहाँ पे सिंपल वे से इसको समझने वाले हैं, और कहीं पर भी इसको अप्लाई करने मेन अपना टारगेट क्या है कि टॉपिक अपने को एक तो समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा ये है कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो उसे क्वेश्चन के साथ में अपन डील कर ले। ये दो ही तो टारगेट है अपने। तो यहाँ पे अपन यही देखने वाले हैं कि सिंपल तरीके से इसको समझना कैसे है और एग्जाम में इसको कैसे लिख के आना है। तो जैसे ही ट्रांसलेशन का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन बनाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है अपना कि ये जो ट्रांसलेशन साइट है, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर यदि अपने को प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाना है और यूकैरियोटिक के अंदर अपने को प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाना है, तो ये जो प्रोसेस चलने वाली है ट्रांसलेशन की या प्रोटीन सिंथेसिस की, वो प्रोकैरियोटिक सेल में कहां पे चलेगी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहां पे चलने वाली है। तो पीछे अपन ने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए साइट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए साइट क्या है। वैसे ही अपन यहां पे सबसे पहले ये देखें कि ये जो प्रोसेस अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोसेस चल कहां पे रही है। तो भले ही प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होने वाली है। मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही कहां पे कंप्लीट होने वाली है? साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना ये रहता है कि ट्रांसलेशन की साइट क्या होती है। जैसे ही अपन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, कि 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की तरफ चलेगा, 5 प्राइम से 3rd प्राइम की तरफ चलेगा, या फिर 3rd प्राइम से 5 प्राइम की तरफ चलने वाला है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 प्राइम से 3rd प्राइम। उसके बाद में ये जो प्रोसेस अपन देखने जा रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर अपने को रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मान लो कि अपने पास में एमआरएनए है, उस एमआरएनए से अपने को प्रोटीन बनानी है। तो प्रोटीन बनाने के लिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने पास में क्या चीजें होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहां पे कि अपने पास में होने चाहिए एमाइनो एसिड। अब एमाइनो एसिड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, जब अपने से कोई ये पूछ ले कि प्रोटीन बनती कैसे है, तो एमाइनो एसिड जो होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और पेप्टाइड्स मिलकर के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और पॉलीपेप्टाइड से ही किसका फॉर्मेशन होता है,
प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, अमाइनो एसिड चाहिए सबसे पहले। तो यदि अपने को प्रोटीन बनानी है तो अपने को अमाइनो एसिड चाहिए। अब अपने को ये पूछ लिया जाए कि कितने अमाइनो एसिड से कितनी प्रोटीन बनती है, तो 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड होते हैं उससे 1 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड होते हैं उनमें से 10 तो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनका क्या मीनिंग होता है? एसेंशियल वो वाले होते हैं जिनका सिंथेसिस अपनी बॉडी के अंदर नहीं होता है, और नॉन एसेंशियल वो वाले होते हैं जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब टोटल कितने हो गए? 20 टाइप के अमाइनो एसिड हो गए हैं। तो सबसे पहले तो अपने को चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड। उसके बाद में अपने को चाहिए एमआरएनए, क्योंकि हम प्रोटीन बना किससे रहे हैं? एमआरएनए से बना रहे हैं। उसके बाद में अपने को चाहिए टीआरएनए, और टीआरएनए का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद में अपने को चाहिए आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, या फिर अपन यही बोल सकते हैं डायरेक्ट कि अपने को राइबोसोम चाहिए, क्योंकि 11th क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री अपन किसको बोलते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन से सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए अपने को चाहिए राइबोसोम। और राइबोसोम की यहां पे 2 सब यूनिट होती है, एक तो स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। तो एक राइबोसोम चाहिए। उसके बाद में इसी प्रोसेस के लिए अपने को चाहिए एंजाइम, और वो एंजाइम कौन से है? 3 प्रकार के एंजाइम अपने को चाहिए। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, सेकंड चाहिए पेप्टाइड सिंथेटेज, और थर्ड वाला चाहिए अपने को ट्रांसलोकेज या फिर ट्रांसफरेज। अब तीनों एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है? सबसे पहले हमने लिखा यहां पे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब यहां पे क्या होता है? सबसे पहले जो अमाइनो एसिड अपन लेते हैं वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं। उन इनएक्टिव अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए अपने को इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में पेप्टाइड सिंथेटेज, तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पेप्टाइड सिंथेटेज मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है। उसके बाद में ट्रांसलोकेज या ट्रांसफरेज, जैसे जैसे टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड आएंगे उन अमाइनो एसिड को इधर से उधर अपने को करना पड़ेगा। मतलब ट्रांसलोकेज का मतलब क्या है कि एक साइड के अंदर अमाइनो एसिड आए उनको उधर की तरफ से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उसके बाद में अपने को चाहिए मैग्नीशियम आयन। अब ये मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट यहां इस प्रोसेस में क्यों पड़ी है? जब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जब आकर के जुड़ने वाली है, तो जुड़ने के लिए अपने को चाहिए यहां पे क्या? मैग्नीशियम आयन। और लास्ट में अपने को अदर के अंदर अपने को रिक्वायरमेंट होने वाली यहाँ पे एटीपी की और जीटीपी की। उसके बाद में इस प्रोसेस के अंदर जैसे यहाँ पे हमने लिख ही लिया है, सबसे पहले अपने को अमाइनो एसिड चाहिए। वो अमाइनो एसिड क्या है? इनएक्टिव स्टेज के अंदर पड़े हैं। अब यहाँ पे एटीपी प्लस टीआरएनए, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्ट करेंगे और उसके बाद में एमिनो एसाइल टीआरएनए एक्टिव अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद में अपने से कोई बोल दे कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कितनी स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, भले ट्रांसलेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, प्रोकैरियोट्स में हो, यूकैरियोट्स में हो, ये 3 जो स्टेप्स रहते हैं, ये 3 स्टेप्स ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे? इनिशिएशन, मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करना है, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? टर्मिनेशन, मतलब प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब बीच का जो पोर्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलोंगेशन बोलते हैं। मतलब यहां पे सिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है वो चलती रहने वाली है अपनी। तो 3 स्टेप्स होगी अपने यहाँ पे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब इन तीनों स्टेप्स को कि इनिशिएशन में तो क्या हो रहा है, इलोंगेशन में क्या हो रहा है, टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, इसको अपन देखने वाले हैं डायग्राम के द्वारा। अब एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक डायग्राम दे रखा है, उस एक डायग्राम के अंदर अपने को समझना पड़ता है कि हाँ ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चली और यहाँ पे फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन अपन पूरे 7 से 8 डायग्राम बना करके इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समझने वाले हैं, और वो डायग्राम इतने सिंपल टाइप के होने वाले हैं कि आप हमेशा उनको याद रखने वाले हो। इस प्रोसेस को हमेशा आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे भी चलने वाला है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बीएससी में भी चलेगी, एमएससी के अंदर भी चलेगी, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड होती है वहां पे ये टॉपिक अपना चलता ही है। तो अब अपन इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करके आएंगे एग्जाम के अंदर, वो वाले डायग्राम बना करके आपको अभी समझाने वाला हूं। अब अपन ट्रांसलेशन की प्रोसेस को डायग्राम के द्वारा कैसे समझने वाले सिंपल तरीके से, तो ये अपन ने डायग्राम मेंशन कर रखे हैं। इनिशिएशन का अलग है, इलोंगेशन का अलग है, टर्मिनेशन का अलग है।
अब इसको समझने के लिए ये लग रहा है आपको कि ये टफ है, ये टफ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बस स्टार्टिंग की इनिशिएशन वाली प्रोसेस अपने को समझ में आ गई तो फिर ये डायग्राम अपने आप बनते जाएंगे, अपने को बनाने की भी जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ और सिर्फ इन दो डायग्राम के ऊपर फोकस रखना है। सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर क्या किया अपने बोला था कि mRNA से प्रोटीन बना रहे अपन, तो सबसे पहले तो ये अपना हो गया है mRNA। उसके बाद में mRNA के नीचे की तरफ यहां पे ऐड हुई है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, और इस स्मॉल सब यूनिट के अंदर दो पार्ट है अपने, एक तो है पी साइट, एक है ए साइट। अब ये पी और ए साइट, इसका मीनिंग क्या होता है? पी साइट मतलब इस साइट की तरफ क्या होने वाला है, पेप्टाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। और ए साइट इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहां पे इस साइट के अंदर एमिनो एसिड आकर के बाइंड होने वाले हैं, वो जुड़ने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले mRNA के नीचे की तरफ क्या ऐड की है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट। उसके बाद में पी साइट के अंदर क्या ऐड हुआ है, tRNA। और इस tRNA की नीचे वाली जिसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म, इस एंटी कोडोन आर्म के अंदर सबसे पहले एक कोडोन आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। जैसे जेनेटिक कोड के अंदर अपन पढ़ते हैं, एक तो स्टार्ट कोडोन और एक होता है स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन मतलब वो वाले कोडोन जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाने वाले हैं, और अपन यहां पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अपने को चाहिए स्टार्ट कोडोन। और स्टार्ट कोडोन जिसका एग्जांपल है AUG, और ये स्टार्ट कोडोन AUG होता है, ये मैथ्योनिन नाम के जो अमाइनो एसिड होता है उसको कोड करने का फंक्शन कर रहा है। तो एग्जाम में कई बार यहां इस छोटे से ये वाला पॉइंट भी अपने को एक क्वेश्चन दे रहा है कि ऐसा कौन सा जेनेटिक कोड है जो कि डुअल फंक्शन कर रहा है, और डुअल फंक्शन करने वाला जेनेटिक कोड होता है वो यही होता है जिसको अपन स्टार्ट कोडोन के नाम से जानते हैं, AUG। अब एक AUG का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहा है, और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये मैथ्योनिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड भी कर रहा है। तो यहां पे AUG आ गया है, और AUG ने किसको कोड किया है, मैथ्योनिन नाम के अमाइनो एसिड ने कोड किया है, जो कि tRNA के एक्सेप्टर आर्म के ऊपर आकर के जुड़ चुका है। मतलब यहां पे पहले स्टेप के अंदर अपने क्या देखा है, एक तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है वो आकर के जुड़ी है mRNA के ऊपर, और एक mRNA के ऊपर tRNA आया हुआ है। सेकंड वाले स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, सेकंड वाले स्टेप के अंदर लार्ज सब यूनिट है जो राइबोसोम की, वो भी आकर के जुड़ने वाली है। तो यहां पे बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा का जैसा डायग्राम बनाया अपन ने, mRNA बना लिया है, राइबोसोम की सब यूनिट बना रखी है अपन ने, पी साइट ले लिया है, ए साइट ले लिया है, tRNA भी ले लिया है, और tRNA को स्टार्ट करवाने वाला जो कोडोन है AUG उसको भी ले लिया है। और AUG कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, मैथ्योनिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ में ऊपर आकर के राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट भी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। और दोनों ये जो बाइंड हुई है, इसके पीछे का जो कहानी रहती है वो रहती है मैग्नीशियम आयन की। मतलब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को जोड़ने के लिए अपन मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस हो गई अपनी कौन सी, इनिशिएशन वाली। अब इनिशिएशन के बाद में इलोंगेशन में क्या होने वाला है, तो डायग्राम सेम रहने वाले हैं। ये राइबोसोम की क्या है, स्मॉल सब यूनिट, ये ऊपर वाले क्या है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट। ये अपन ने लिया है tRNA, और ये जो रेड कलर से बना रखा है ये अपना क्या है, mRNA होता है। अब इसके अंदर क्या कहानी चल रही है, सबसे पहले हमने देखा था कि AUG है वो tRNA की एंटी कोडोन आर्म के ऊपर आकर के बाइंड होता है, और ये मैथ्योनिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब यही tRNA ए साइट की तरफ आकर के और जुड़ जाता है, और ये tRNA दूसरे अमाइनो एसिड को भी लेकर के आ गया है जिसको हमने लिखा है ये प्रोलिन नाम के अमाइनो एसिड को भी लेकर के आ चुका है। अब अगली स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। जो अमाइनो एसिड पी साइट की तरफ था, जैसे मान लो इस पी साइट की तरफ ये मैथ्योनिन नाम का अमाइनो एसिड था, है ना, और ए साइट की तरफ प्रोलिन नाम का अमाइनो एसिड था। अब ये जो पी साइट का मैथ्योनिन अमाइनो एसिड था ये ट्रांसफर हो चुका है कहां पे, यहां से ट्रांसफर हो चुका है ये ए साइट के अंदर प्रोलिन के ऊपर आकर के जुड़ चुका है। उसके आगे वाले प्रोसेस के अंदर या स्टेप्स के अंदर क्या होने वाला है, पी साइट के अंदर वापिस से प्रोलिन आ जाएगा। ये जो ग्रुप था ये वापिस से इधर आ जाएगा, जैसे प्रोलिन आ चुका है, मैथ्योनिन आ चुका है पी साइट के अंदर। अब ए साइट के अंदर जो tRNA था ये अब नए नए अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा और पी साइट वाले की तरफ जोड़ता
जाएगा, जिससे कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोलिन, मैथ्योनिन और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड, जैसे ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन अब यहाँ से यहाँ पे जुड़ जाएगा। टायरोसिन के बाद में मान लो कि ल्यूसिन अमाइनो एसिड है, वो भी आकर के यहाँ पे यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद में आइसोल्यूसिन है, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस हिसाब से ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लग जाएगा पी साइट के अंदर। ये हमने पहले भी देख लिया था कि पी साइट के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होने वाला है इस साइड के अंदर। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब अपने को क्या करवाना है, टर्मिनेशन करवाना, इस प्रोसेस को रोक देना, क्योंकि अपनी जो प्रोटीन बना रहे थे वो अब बनना शुरू हो चुकी है। अब वो प्रोटीन बनना स्टार्ट होगी तो अब अपने को क्या करवाना पड़ेगा, टर्मिनेशन करवाना पड़ेगा। तो टर्मिनेशन करवाने के लिए अब डायग्राम, ये वाला डायग्राम बिल्कुल यही डायग्राम है, कोई नया नहीं बनाया है। इसके अंदर सिर्फ इतना चेंज किया अपने कि ए साइट के अंदर अब स्टॉप कोडोन आ गया है। जैसे ही अपने ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया था तो अपने पास में AUG स्टार्ट कोडोन का काम कर रहा था। अब ट्रांसलेशन को अपने को टर्मिनेट करवाना है, कंप्लीट करवाना है या स्टॉप करवाना है, तो यहां पे स्टॉप कोडोन की रिक्वायरमेंट होगी। अब स्टॉप कोडोन अपने पास में 3 टाइप्स के हैं। एक होता है UAA, एक होता है UGA और एक होता है UAG, जिनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन, क्योंकि ये कोडोन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस के अंदर। तो यहां पे अपन ने इस्तेमाल कर लिया किसका, UGA वाला, या यहां पे UAA भी ले सकते थे, UAG भी ले सकते थे। स्टॉप कोडोन का इस्तेमाल कर लिया है ए वाली साइट के अंदर। अब यहां पे स्टॉप कोडोन आ चुका है, प्लस अपने रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा था कि GTP की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब GTP यहां पे ए साइट के अंदर बाइंड हो चुका है। अब यहां पे क्या होना है, GTP का हाइड्रोलाइसिस होना है, मतलब ये एक ब्लास्टिंग होने वाली। आप ऐसे इमेजिनेशन कीजिए कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये तो है अपनी राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट, ये है अपनी राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ये है अपना tRNA और ये है अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि प्रोटीन बन रही है। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अपने को चाहिए पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके अलावा अपने को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन ये जो बनी है, इस पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को अपने को अलग करना है। अलग करने के लिए अपने को क्या करवाना पड़ेगा, GTP का हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्लास्टिंग करवानी पड़ेगी। जैसे ही इसके अंदर ब्लास्टिंग होगी तो क्या होगा, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है वो अलग हो जाएगी, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है वो अलग हो जाएगी, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है ये अपनी अलग हो जाएगी और mRNA अलग हो जाएगा। ऐसा काम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे GTP का हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। अब जैसे ही GTP का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये तो अपनी राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है वो अलग हो चुकी है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है वो अलग हो चुकी है, tRNA जो ऊपर ले रहे थे वो tRNA अलग हो चुका है, mRNA जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था वो भी अलग हो चुका है, और ये जो अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी अपनी अलग हो चुकी है। तो इस हिसाब से ये सिंपल तरीके से हमने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया है। सबसे पहले अपने क्या किया है, mRNA को लिया, mRNA के अंदर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को लिया है और यहां पे tRNA आकर के ऐड हो चुका है।